गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 7 के चैप्टर जो चल रहा था हमारा सेकंड नंबर का, तो उसी लेसन को आज हम आगे बढ़ाते हैं। उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हैं। तो देखिए, आज के वीडियो के भीतर आप लोगों को यह बताया जाएगा कि भारत के भीतर बहुत से प्राचीन मूर्तिकला और स्थापत्य कला, वास्तुकला से रिलेटेड बहुत से जो प्राचीन चीज़ें हैं उनके बारे में इस वीडियो के भीतर बताएगा। बहुत सी प्राचीन चीज़ों के बारे में इस पूरे लेसन के भीतर आपको बताया गया है। तो उनमें से कुछ विशेष जो चीज़ें हैं, जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं, उनके बारे में बहुत सी विशेष जानकारियाँ आपको इस वीडियो के भीतर दी जाएंगी। तो अच्छे से आपके इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार आप देखा करिए। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखें, इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर एंड स्टोन कार्विंग वी हैव द इंडस सील्स एंड द टॉयज। देखिए क्या कहता है कि मूर्तिकला, स्कल्पचर का अर्थ होता है मूर्तिकला, और स्टोन कार्विंग का अर्थ होता है पत्थरों को तराशने की कला। तो आप लोगों ने पहले के समय में बने हुए बहुत से मंदिर, बहुत से मस्जिद देखे होंगे। तो उस समय के जो कलाकार थे उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को तराश करके, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर सुंदर नक्काशी का काम करके, छोटी छोटी कीलों से, छोटे छोटे हथौड़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए रखे हैं। डिजाइन से पूरे मंदिरों का निर्माण कर रखा है। तो इसे स्टोन कार्विंग के नाम से जानते हैं। तो भारत के भीतर मूर्तिकला और पत्थर की नक्काशी के क्षेत्र में भारत में वी हैव द इंडस सील्स एंड टॉयज, कि हम लोगों के पास इंडस सील्स, इंडस मतलब सिंधु नदी के आसपास के इलाके में पाई गई जो सील्स हैं, मोहर हैं, एंड टॉयज खिलौने हैं, ये सभी हमारे पास उपस्थित हैं। यानी कि जिस समय की बात की जा रही है तो उस समय सिंधु नदी जो थी, तो सिंधु नदी के पास में जो मोहर थी और टॉयज वगैरह हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और हमें ध्यान रखना है कि पत्थरों की नक्काशी, और पत्थरों की नक्काशी के साथ साथ आप लोगों को मूर्ति कला से भी रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सिंधु नदी से हमें प्राप्त हुई है, जिनसे कि हमें प्राचीन मूर्ति कला और स्थापत्य कला, साथ में पत्थरों की नक्काशी की कला से संबंधित जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। अब अगली लाइन में देखते हैं, द अशोकन पिलर्स एट सांची, कि जिस प्रकार से सिंधु नदी से प्राप्त मोहर और खिलौनों से जानकारी प्राप्त होती है, पत्थर की नक्काशी की कला और मूर्ति कला के बारे में, उसी प्रकार से सम्राट अशोक जो थे उनके द्वारा सांची, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुर नामक स्थान के भीतर जो स्तंभ बनाए गए थे, पिलर्स मतलब स्तंभ बनाए गए थे, उनसे भी इन दोनों चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे, स्टोन इमेजेस मेड ड्यूरिंग द गुप्ता एंड द राजपूत पीरियड। अब यहाँ कहा गया है गुप्त काल के दौरान और राजपूत काल के दौरान जो स्टोन इमेजेस, पत्थर की बनाई हुई आकृतियाँ हैं, कि राजपूत काल के दौरान और गुप्त काल के दौरान पत्थरों से बनाई गई जो आकृतियाँ हैं, सेवरल अदर पीसेज ऑफ स्कल्पचर, और साथ में ही मूर्ति कला से रिलेटेड अन्य जो बहुत सी आकृतियाँ हैं इन द गांधार स्टाइल, वो गांधार शैली के अंदर बनी हुई हैं, एंड द इमेजेस कार्व्ड इन स्टोन इन द अजंता एंड एलोरा केव। और इसी प्रकार की कुछ पत्थरों से बनी हुई जो आकृतियाँ हैं वो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, केव्स का अर्थ होता है गुफाएं, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, उनके भीतर भी ऐसे बहुत से पत्थरों को तराश करके या पत्थरों के ऊपर सुंदर नक्काशी का कार्य करके मूर्तियां का तैयार किया गया है। मूर्ति कला को एक शानदार रूप प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। अब यदि चित्रकारी की बात की जाए तो चित्रकारी के क्षेत्र में विजिटर्स इवन टुडे कम हियर टू सी द ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द अजंता एंड द एलोरा केव्स आर वंडरस्ट्रक। अब देखिए क्या कहता है, यहाँ कहा जाता है कि यदि पेंटिंग के क्षेत्र की बात की जाए
पेंटिंग की बात की जाए, चित्र शैली की या चित्रकारी की बात की जाए, तो विजिटर्स इवन टुडे कम हियर टू सी द ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग। तो जो पर्यटक लोग हैं, आगंतुक लोग हैं, जो घूमने फिरने आते रहते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं में, वो लोग आज भी ऑन द वॉल्स ऑफ द अजंता एंड द एलोरा के अजंता और एलोरा की गुफाओं के ऊपर या गुफाओं में स्थित जो दीवार हैं उनके ऊपर फ्रेस्को पेंटिंग, यानी कि जो फ्रेस्को पेंटिंग्स होती है, फ्रेस्को चित्रकारी रहती है, उसे देख करके आर वंडरस्टेड, बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं। अब आप सभी लोगों के लिए ये जो फ्रेस्को पेंटिंग है एक नया वर्ड है, आप सभी को मैं बता दूं कि ये फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है। हिंदी में इसका नाम आपको मैं बता देता हूँ। हिंदी में इस फ्रेस्को पेंटिंग का जो नाम है, इसको आराइश के नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है आराइश। इसका एक नाम आला गीला भी है, इसका एक नाम जो है वो आला गीला भी है, या इसको फ्रेस्को के नाम से भी जाना जाता है, या इसे फ्रेस्को के नाम से जाना जाता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे ये फ्रेस्को पेंटिंग क्या चीज है, फ्रेस्को चित्रकारी क्या चीज है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रेस्को चित्रकारी का मतलब ये था कि पहले के समय में जो मंदिरों के ऊपर या एलोरा की गुफाओं के ऊपर या अजंता की गुफाओं के भीतर दीवार हुआ करती थी, तो जैसे कि हम देखते हैं कि मकान जो बनता है तो मकान पे सबसे पहले ईंट की दीवार बनाई जाती है, तो ईंट की दीवार के ऊपर एक बार प्लास्टर किया जाता है। अब प्लास्टर यानी कि बजरी, सीमेंट आदि को मिला करके दीवार के ऊपर फेंक करके उसे छापा जाता है, प्लास्टर किया जाता है। तो फ्रेस्को पेंटिंग क्या थी कि इसके भीतर जब प्लास्टर गीला हुआ करता था तो उसी के ऊपर चित्रकारी किया करते थे, यानी कि ताजी ताजी प्लास्टर की हुई जो दीवारें हुआ करती थी उसी के ऊपर चित्रकारी का कार्य किया जाता था। और यह चित्रकारी का जो कार्य था वो बहुत लंबे समय तक टिकाऊ था, बहुत लंबे समय तक बना रहता था। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे इसी कारण से इसको आला गीला का नाम दिया गया था, क्योंकि जब गीला होता है प्लास्टर उसी समय इसके ऊपर चित्रकारी का कार्य किया जाता है। अंग्रेजी में इसे फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, हिंदी उर्दू में इसका नाम आराइश है और हिंदी में इसका नाम आला गीला है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें जो थी वो भी आप लोगों को हमने बताई। आपको अच्छे से इन सभी बातों को याद में रखना है। अब देखते हैं आगे। परहैप्स द बेस्ट नोन पेंटिंग ऑफ द अजंता, शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, द बेस्ट नोन पेंटिंग, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो चित्र है, चित्रकारी है, ऑफ द अजंता, अजंता की जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी है उसका नाम हम आपको बता देते हैं। तो ये है अवलोकितेश्वर, उसके बाद में पद्महरि, तो इस नाम की एक चित्रकारी जो है वह पूरी अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो ये अवलोकितेश्वर पद्महरि की चित्रकारी है या मूर्ति है, चित्र है, ये सबसे ज्यादा लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। विदेशों तक से पर्यटक लोग जो हैं इस चित्र को देखने के लिए आते हैं। अब आगे देखें, फाउंड इन केव नंबर 1 के ये जो चित्र है यह गुफा संख्या 1 के भीतर आपको देखने को मिलेगा और लोगों के बीच में सबसे ज्यादा फेमस यही चित्र है, जिसे हम अवलोकितेश्वर पद्महरि के नाम से जानते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं के भीतर पहले नंबर की जो गुफा है उसके भीतर आप लोगों को ये चित्रकारी देखने को मिलेगी। दिस पेंटिंग इज एज मच एज नोन फॉर इट्स कलर एंड डिजाइंस एज फॉर इट्स एक्सप्रेशंस। अब इस चित्र की खास बात क्या है ये यहाँ बताया गया है कि दिस पेंटिंग इज एज मच एज नोन। अब यहाँ कहा जाता है एज मच, एज मच का अर्थ होता है जितना कि इस चित्र को एज मच जितना, नॉन फॉर इट्स कलर कि जितना इसको इसके रंग के लिए,
एंड डिजाइंस, और जितना इसको इसके प्रारूप के लिए, आकार के लिए जाना जाता है, उतना ही एज फॉर इट्स एक्सप्रेशंस, के उतना ही इस चित्र के हाव भाव के लिए या इस चित्र की भाव अभिव्यक्ति के लिए इसे जाना जाता है। आगे कहता है द फेस ऑफ द फिगर क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कंपैशन एंड टेंडरनेस। तो यहाँ कहा जाता है कि इस आकृति का जो चेहरा है वो स्पष्ट रूप से दया और कोमलता को दिखाता है। यानी कि जो अवलोकितेश्वर पद्महरि की चित्र है, इसके भीतर साफ साफ यह जो चित्र है वह कोमलता और दया के भाव को साफ साफ दर्शाता है। आगे विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पद्महरि, जो कि पद्महरि विष्णु का की एक विशेषता है। आगे whose main mission is to relieve human beings by taking upon himself the sorrows of the earthly being, और whose जिसका मेन मिशन, मेन का अर्थ होता है मुख्य, मिशन का अर्थ होता है लक्ष्य, के इस चित्र को बनाए जाने के पीछे या इस प्रकार के भावों को डालने के पीछे, इस चित्र में, इस चित्र के भीतर इस प्रकार के भावों को डालने के पीछे एक ही लक्ष्य इज टू रिलीव ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्यों को राहत प्रदान करना, मनुष्यों का कम करना, बाय टेकिंग अपॉन हिमसेल्फ द सोरोज ऑफ द अर्थली बीइंग। यानी कि इस चित्र का निर्माण किए जाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है उसमें यह है कि इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों के जो दुख हैं उन्हें भगवान श्री पद्महरि विष्णु जी जो हैं वो अपने ऊपर लेकर के लोगों के दुखों को कम कर देते हैं, पीड़ा को कम कर देते हैं। इसी बात को दिखाने के लिए, इसी भाव को व्यक्त करने के लिए इस चित्र का निर्माण अजंता की गुफाओं के गुफा संख्या 1 में किया गया है। तो आगे कहता है द फिगर इज सेट इन ए क्वाइट नेचुरल सेटिंग, कि यह जो चित्र है इज सेट रखा हुआ है, व्यवस्थित है, इन ए क्वाइट नेचुरल सेटिंग, यानी कि अपनी जो वास्तविक स्थिति है, अपनी जो प्राकृतिक स्थिति है उसी के भीतर ये आज भी मौजूद है। यानी कि किसी भी प्रकार से छिन्न भिन्न नहीं हुई है, किसी भी प्रकार से यह खंडित नहीं हुई। इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी एंशिएंट इंडिया हैड मेड मच प्रोग्रेस। अब यहाँ कहा जाता है मेटलर्जी, मेटलर्जी का अर्थ होता है धातु विज्ञान, के धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी इंडिया, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत ने हैड मेड मच प्रोग्रेस, काफी तरक्की की थी, कि धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी प्राचीन भारत ने बहुत तरक्की की थी। स्पेसिमेंस इन दिस फील्ड वर्थ सीइंग आर द कॉपर एंड ब्रॉन्ज इमेज। अब यहाँ कहा जाता है स्पेसिमेन, स्पेसिमेंस का अर्थ होता है नमूने या प्रारूप, आकृतियां, उदाहरण। तो यह कहा जाता है कि नमूने या उदाहरण इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र के, वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग का अर्थ होता है, वर्थ का अर्थ होता है योग्य, सीइंग का अर्थ होता है देखने के, यानी कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो उदाहरण हैं वो भी आपके लिए देखने योग्य हैं। आर द कॉपर एंड ब्रॉन्ज इमेजेस, और ये जो उदाहरण है ये कांस्य और तांबे से बनी हुई आकृतियां हैं। एंड द आयरन पिलर एट मेहरौली, और साथ में ही मेहरौली नामक स्थान के भीतर जो लोह स्तंभ बनाया गया है तो वह भी इस चीज का एक प्रमुख उदाहरण है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि मेहरौली नामक जो जगह है वो दिल्ली के भीतर स्थित है। लगभग 2300 साल पुराना एक लोहे का स्तंभ है, जिसके ऊपर जिस समय बनाया गया था से तब पॉलिश की गई थी, उस समय से लेकर के आज तक इस स्तंभ के ऊपर न किसी प्रकार का कोई पॉलिश की गई है, और खुले वातावरण के भीतर यह लोहे का खंभा आज भी खड़ा हुआ है। और तब से लेकर के अब तक ना जाने कितनी बार मौसम की मार इस लोहे के स्तंभ ने झेली है, लेकिन फिर भी इतने वर्षों के बाद में हवा और मिट्टी के संपर्क में, पानी और मिट्टी के संपर्क में आने के बाद में भी इस लोहे के स्तंभ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आज भी ये बगैर किसी नुकसान के खड़ा हुआ है और दिल्ली के भीतर ये मेहरौली स्तंभ स्थित है। तो ये भी एक बड़ा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उस समय प्राचीन विज्ञान के मनुष्य के द्वारा जो धातु विज्ञान से संबंधित विशेष ज्ञान था वो अर्जित किया गया था। तो यही बताता है कि पहले के समय का जो धातु विज्ञान है वो आज के समय के धातु विज्ञान से कहीं ज्यादा सर्वश्रेष्ठ था। आगे देखें विच कीप्स इट ओरिजिनल फिनिश इवन टुडे, कि जो कि इसके असली रूप को
ओरिजिनल फिनिश का अर्थ होता है इसके वास्तविक रूप को आज भी वैसा बनाए रखता है। आफ्टर बियरिंग द स्ट्रेस ऑफ वेदर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, जबकि कई हजारों सालों से इसने मौसम का जो दबाव है उसको झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आज भी अपने असली रूप के अंदर मौजूद है। किसी प्रकार का कोई नुकसान इस मेहरौली स्तंभ को आज तक नहीं हुआ है। और आपको याद रखना है मेहरौली स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली के भीतर स्थित है। आगे देखते हैं क्या कहता है। इट डज नॉट शो एनी साइंस ऑफ रस्ट डेस्पाइट रेन एंड थंडर। अब देखिए यहाँ कहा जाता है कि कोई भी लोहा हो, लोहे से बनी हुई चीज हो, यदि वह पानी और मिट्टी के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लगना स्वाभाविक है, आसानी से जंग लग जाती है। लेकिन ये मेहरौली का जो स्तंभ है खुले में खड़ा हुआ है और कोई किसी प्रकार का छत जो है इस स्तंभ के ऊपर नहीं है। कई हजारों सालों से, अभी मैंने आपको बताया लगभग 2300 सालों से ये स्तंभ खड़ा हुआ है, हवा और मिट्टी के संपर्क में आ रहा है, पानी के संपर्क में लेकर के आ रहा है, लेकिन आज तक भी इस लोहे के स्तंभ के ऊपर किसी प्रकार की जंग का कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ यही चीज कही जा रही है कि इट डज नॉट शो एनी साइंस ऑफ रस्ट डेस्पाइट रेन एंड थंडर। थंडर का अर्थ होता तूफान और रेन का अर्थ होता बारिश, के बारिश और तूफानों के बावजूद भी इट डज नॉट शो, इसके ऊपर नहीं दिखाई देता है एनी साइन का मतलब कोई भी चिन्ह ऑफ रस्ट। रस्ट का अर्थ होता है जंग, कि इतने वर्षों के, इतना हजारों वर्षों से भी इस लोहे के स्तंभ के खड़े होने के बावजूद भी इसके ऊपर बिल्कुल भी आप लोगों को जंग का निशान देखने को नहीं मिलता है। आगे कहता है द अशोकन पिलर्स आल्सो हैव केप्ट देयर ओरिजिनल फॉर्म, और साथ में ही सम्राट अशोक के द्वारा जिन स्तंभों का निर्माण किया गया था, सांची में, सारनाथ में, या लौर या नंदनगढ़ के भीतर, या रामपुरा में, ये सभी जो अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ थे, इन सभी स्तंभ भी आज भी ये अपने वास्तविक रूप के अंदर खड़े हुए हैं। इनको किसी भी के द्वारा या इनका जो वास्तविक रूप है वो भी आज तक इन स्तंभों ने नहीं खोया है। अंतिम लाइन कहता है कि they were more than 2000 years ago, कि जिस प्रकार से मेहरौली का स्तंभ लगभग 2300 साल पुराना है, उसी प्रकार से जो अशोक के स्तंभ है ये भी लगभग 2000 से अधिक वर्ष पुराने हैं, लेकिन आज भी अपने वास्तविक रूप के अंदर स्थित हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि पहले के समय के प्राचीन भारत की जो मूर्ति कला थी, शिल्प कला थी, वास्तुकला थी, स्थापत्य कला थी, या फिर धातु विज्ञान था, वह आज की तुलना में, वर्तमान समय की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ था। क्योंकि आज के समय की यदि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, लोहे की हो चाहे किसी अन्य धातु की हो, तो उस पर जंग लग जाती है। लेकिन आप सोच के देखिए उस समय के कलाकारों की या उस समय के धातु विज्ञानियों की जानकारी देखिए कि ना जाने किस तरीके से उन्होंने उस मेहरौली के स्तंभ को बनाया कि 2300 वर्ष बाद में भी उस लोहे के स्तंभ के किसी प्रकार की कोई जंग नहीं लगी है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ विशेष चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बताया। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। कल एक नई वीडियो के साथ और नई टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।